तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे क्योंकि मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दे रहा है। और अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 1000 पॉइंट और ऊपर जाते ही ऑल टाइम हाई के आसपास भी मार्केट पहुंचता हुआ दिख रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी शॉर्ट पैसा नहीं बना सकता। एक आदमी अगर लॉस करेगा तभी दूसरा आदमी प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट होने की संभावना 0% हो जाती है, 0 बट्टा सन्नाटा हो जाती है। ठीक है, आज का वीडियो जो हमारा रहने वाला है फिर से एक सेफ साइड में अच्छा खासा रिटर्न निकालने के ऊपर रहेगा, जो कि है अभी बेस्ट मौका चल रहा है इन्फोसिस के बायबैक के ऊपर। ठीक है, वीडियो 2-3 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, इनकम टैक्स की डेडलाइन और वो आगे नहीं बढ़ा रहे, तो उस हिसाब से इनकम टैक्स में लगे हुए थे, तो वो चीज़ें लेकिन दे रहा है दुरुस्त है। और आज का जो इन्फोसिस का जो क्लोजिंग भाव है वो लगभग 1511 के आसपास का है। ठीक है, पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि थोड़ा सा अगर पहले वीडियो लेके आ जाते या थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे हम लोग देख लेते तो हमारा कॉस्टिंग कहीं ना कहीं 1480 के आसपास पड़ जाता, लेकिन आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जो हम करेंगे 1500 रुपये के आसपास। ठीक है, पहले तो बेसिक ये अपने बायबैक के बारे में बता देता हूँ। बायबैक का जो साइज रहने वाला है वो रहने वाला है 18,000 करोड़ का, जो कि एक डिसेंट साइज रहता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक डिसेंट साइज है कि जिसमें आराम से सबको पैसा बनने की संभावना बहुत बढ़िया लेवल पे हो जाती है। इससे पहले इतना बड़ा बायबैक सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी लेके आई थी, वो थी टीसीएस इन 2022। ठीक है, बायबैक प्राइस था इनका लगभग 4,500 के आसपास, और ये 2020 में भी लेके आए थे और उसके बाद 2022 में भी लेके आए, जो 9 मार्च से 23 मार्च के आसपास है। पूरा डेटा मैं लेके बैठा हूँ। उसी के बाद में जो पहले जो इनका बायबैक आया था वो आया था 4,500 पे। उसके बाद में जो बायबैक आया था वो लगभग ऐसा मान रहा हूँ कि 4,000 के आसपास, 4100 के आसपास का इसका बायबैक आ रखा है। ठीक है, क्योंकि 2 बार अभी बीच में आईपीओ लेके ये बायबैक लेके आ गए थे। अब अपने को क्या करना है, देखो मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मेरा मेन टारगेट ये रहता है कि हम लोग रिटर्न चाहे थोड़ा सा कम कमा लें, ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा सेफ रह सकते हैं ना, उतना ज़्यादा सेफ रहना ही मैं प्रेफर करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है। पहले तो बायबैक के बारे में बता देता हूँ। बायबैक ये होता है कि कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा रिजर्व आ जाता है तो कंपनी उस रिजर्व को शेयर होल्डर में डिवाइड करती है। ठीक है, अगर वो शेयर होल्डर में डिवाइड करती है, कैश अगर ज़्यादा पड़ा है तो वो शेयर होल्डर को कैसे दे सकती है। उनका सिर्फ 3-4 मेथड है उनके पास। दी वेरी फर्स्ट मेथड ये हो गया अपना डिविडेंड, कि डिविडेंड दे दो। डिविडेंड से क्या होगा, एक हैवी डिविडेंड अगर आप दे देते हो तो वो सारा का सारा जितना भी बेनिफिट है शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है। दूसरा जो बेनिफिट डेराइव करने का मेथड रहता है वो रहता है कि बायबैक ले लो। बायबैक अगर कंपनी मार्केट प्राइस से हाई रेट पे अगर बायबैक करेगी तो कंपनी का कैश चला जाएगा और शेयर होल्डर को पैसा मिल जाएगा। मार्केट से अच्छी खासी रेट पे पैसा उनसे मिल जाता है। जैसे कि अगर अभी की बात करूँ तो 1500 रुपये अगर मान लो मार्केट प्राइस है, इनका जो बायबैक प्राइस है वो 1800 रुपये है। इस प्रोसीजर में तकरीबन 1.5 महीना लग जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर से अप्रूवल आएगा, उसके बाद में ये लोग वापस प्रोसेस शुरू करेंगे, टेंडर विंडो खोलेंगे। विंडो खोलने के 21 दिन के अंदर अंदर इनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इनका ओवरव्यू रहता है। और अब बायबैक लाने के बाद क्या सीन रहता है, बायबैक लाने के बाद क्या होता है ना कि शेयर की इक्विटी, मतलब जो मार्केट में इक्विटी है, नंबर ऑफ शेयर्स है, वो मार्केट से कम हो जाएंगे। वो जैसे ही मार्केट से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर कम होते हैं तो फॉर श्योर आपको ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिलेगा, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ मिलेगा तो पी रेशो के हिसाब से प्राइस में भी मूवमेंट आना तय है। इसी की वजह से क्या होता है ना कि बायबैक की न्यूज़ आते ही स्टॉक एक रैली कर देता है, एक जंप कर देता है। जैसा कि आपने अगर देखा होगा, जैसे ही बायबैक की न्यूज़ आई थी 1420 से सीधा 1480 तक जंप कर गया था। और आज थोड़ा सा मार्केट आईटी सेक्टर थोड़ा सा नीचे रह गया था, लेकिन अगर फिर मैं बात करूँ कि वापस ये रिकवरी दे देगा आराम से, तो तकरीबन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक बायबैक की विंडो ओपन होगी तब तक इसका प्राइस चला जाएगा तकरीबन मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1600 से 1650। अब जो काम करना है ना वो आपको कल की डेट में करना है। ठीक है, क्या रहता है, मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन भी अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, दी वेरी फर्स्ट तो मैं आपको बता देता हूँ, जब 18,000 करोड़ का टीसीएस का बायबैक आया था उस वक्त जो एक्सेप्टेंस रेशो जो रहा था वो रहा था 26% के आसपास। ठीक है, उस टाइम पे मार्केट एक बूम में था, बायबैक बूम में था। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे बायबैक का चलन कम हुआ है, वरना लोग उस वक्त एक शेयर ले लेते थे। और टीसीएस जैसे शेयर्स में क्या होना कि एक शेयर भी इस वजह से था क्योंकि 700-800 रुपये का डिफरेंस था, बरोबर है। ठीक है, बाकी और कोई शेयर में अगर मान लो 200 का शेयर है, वो अगर 300 में बायबैक है तो 100 रुपये के चक्कर में कोई भी एक शेयर तो नहीं लेगा। अगर एक शेयर नहीं लेगा, और जब भी एक शेयर वाले घुस जाते हैं ना, तब क्या है कि रेशो पूरा खराब हो जाता है। तो वो चीज़ है, और एक शेयर कंपनी क्या करती है, जिनके भी डीमेट में एक शेयर है वो उठा ही लेती है, तो वो चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा इस बायबैक पे क्या है। मेरे को लगभग ऐसा मानना है कि भाई 18,000 करोड़ का जो टीसीएस का आया था, इसका भी 18,000 करोड़ का साइज है, तो तकरीबन 26% तो फिक्स है ही, उससे नीचे तो जाता हुआ मेरे को नहीं लग रहा। एज ऑफ नाउ रिटेलर मार्केट से दूर है,
रिटेलर शेयर बाजार में नहीं आ रखा। रीजन बिहाइंड द सीन, रिटेलर ऑलरेडी ट्रैप्ड है, रिटेलर के पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो आईपीओ लगाने के लिए भी जोड़ तोड़ के पैसा लेके आ रहा है। तो वो चीज़ है, वो बूम तो है नहीं, ठीक है, वो बूम नहीं है, तो इस हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि वहाँ से डबल तो देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, दी वेरी फर्स्ट, तो आज का जो प्राइस है वो 1500 रुपये के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। और आपको रिटेल कैटेगरी में रहना है। एक बाईबैक में क्या होता है ना कि अगर आप दो कैटेगरी होती है, एक रिटेल कैटेगरी होती है, एक कॉर्पोरेट कैटेगरी होती है। तो कॉर्पोरेट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जो माल है 2 लाख से ऊपर है, और जिनके पास 2 लाख से कम का माल है वो रिटेल कैटेगरी में आती है। और रिटेलर्स को अच्छा खासा इसमें बाईबैक में शेयर्स मिलते हैं, क्योंकि जितना मतलब बाईबैक का इशू साइज है उसका 90% समथिंग अराउंड रिटेलर्स को देना पड़ता है, या 60%, वो पूरा मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। जो भी है मतलब एक मेजर पोर्शन है वो रिटेलर को दिया जाता है, कि इतना पोर्शन है वो रिटेलर से ही बाईबैक लिया जाएगा। अपना कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, 1800 रुपये के हिसाब से 2 लाख की कैलकुलेशन करूंगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 1800, तो तकरीबन 111 शेयर आते हैं। हम लोग 115 शेयर लेंगे हर एक अकाउंट में। आपके पास जितने अकाउंट है, सपोज दैट 10 अकाउंट है, 20 अकाउंट है, या जैसा भी है, हम उसमें 115 शेयर सब अकाउंट में लेंगे, ठीक है। जो अगर मैं मान लो वर्स्ट से वर्स्ट कैश सिनेरियो है जो टीसीएस के साथ हुआ, तो मैं वही मानता हूँ कि इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है 26% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, या 25% के हिसाब से कैलकुलेशन करूँ, भाई इतना माल तो कंपनी लेके जानी ही जानी है। उस केस में क्या होता है, 25% शेयर दैट मीन्स 29 शेयर्स, वो तो कंपनी ले जाएगी आपके 1800 रुपये के भाव पे, ठीक है। उसके बदले आपको 1800 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर देगी कंपनी। बचा जो उसका जो प्राइस रहने वाला है, वो प्राइस मतलब ऐसा है कि उसमें जो आपने 29 शेयर्स दिए, अगर 25% होता है तो आपको मुनाफा होगा जो बाईबैक पे गया लगभग 8700। और अगर मैं 8700 माइनस कर देता हूँ, अगर माइनस होता है 8700, तो जो हमारी नेट कॉस्ट बचती है वो कॉस्ट बचती है 1,20,300 रुपये, और वो भी 86 शेयर्स की, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर मान लो कि 25% लेके जाता है तो आपकी कॉस्टिंग बनती है 1398 रुपये, ठीक है। अगर मान लो सपोज दैट कि जो मेरी कैलकुलेशन है एवरेज इतना मेरे हिसाब से मिनिमम टू मिनिमम ले जाना चाहिए, ठीक है, वो केस सिनेरियो बनता है 40% के आसपास। अगर 40% से 50% के अराउंड कंपनी ले जाती है, तो यही मेरी उम्मीद है कि इतना कंपनी माल ले जाना चाहिए रिटेलर से। और अगर इतना ले जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें अपने को प्रॉफिट होगा पर अकाउंट के तहत। अगर मान लो हर एक अकाउंट में 2-2 लाख का माल ले रहे हैं, ठीक है, तो हर एक अकाउंट में मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि तकरीबन ऐसा मान रहा हूँ कि अगर 50% के आसपास चला जाए तो 46 से 50 शेयर्स के आसपास अगर चले जाए, ठीक है, वो मैं बेस्ट मानता हूँ कि 60 तक भी जा सकते हो। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जो लास्ट में अगर मैं 40% के हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वो अगर मान लो 40% पे लेके चली जाती है तो तकरीबन पर अकाउंट 14,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने के बाद जो नेट कॉस्ट बचता है वो कॉस्ट बचेगी अपने की इन्फोसिस की लगभग 1300 रुपये। और बाई चांस बेस्ट केस सिनेरियो मैं मान रहा हूँ कि 60-70%, इससे ऊपर ले जाता हुआ मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि इतने रिटेलर अभी भी मार्केट में एक्टिव है। तो उस हिसाब से प्रॉफिट बनता है हर एक अकाउंट में 21,000 रुपये का, और तकरीबन 1,050 रुपये की आपकी कॉस्टिंग रह जाएगी इन्फोसिस के शेयर्स की। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो हर केस में आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। और अल्टीमेट केस वो है कि 100% एक्सेप्ट कर लिया, तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी इम्पॉसिबल कैटेगरी में लग रही है। तो आपको तकरीबन ऐसा मान के हुए उसमें शेयर्स लेने चाहिए। और अगर 115 शेयर्स लेते हैं, सपोज दैट कि मेरे पास 10 अकाउंट है, तो 10 अकाउंट में मैं 1150 हो गया। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, अगर मान लो सेफ साइड में रहने की बात करूँ, जिस दिन एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाए, एंटाइटलमेंट रेशियो आ जाए, जितना कंपनी लेके जा रही है उतना तो आप रख लो, बाकी आप ऑन मार्केट सेल कर दो, ज़्यादा प्राइस में कोई फर्क नहीं आने वाला। रीजन बिहाइंड द सीन एक बाईबैक का अच्छा खासा सपोर्ट अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाईबैक में क्या होता है कि दी वेरी फर्स्ट बाईबैक लॉन्च करती है, 2 लाख की कैटेगरी कर दी, 1800 शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इसके पास 1800 रुपये तक जाने की पोटेंशियल है। 1750-1800 रुपये तक अगर चला गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग बाईबैक में माल थोड़ी देंगे, उस केस में तो मार्केट में सेल करेंगे, क्योंकि बाईबैक में 21 दिन बाद पैसा आने वाला है। तो 1800 के हिसाब से हम लोग रिटेल की कैलकुलेशन करेंगे, तो वो 115 शेयर्स आ गए अपने पास, ठीक है। और वहां तक जाने का पोटेंशियल है। अब नीचे क्यों नहीं जाना, नीचे इसलिए नहीं जाना क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो बाईबैक का एक सपोर्ट मिल गया, जैसे ही नीचे जाएगा वापस बाइंग प्रेशर आएगा, ताकि बाईबैक में माल 1800 पे चला जा रहा है और कंपनी 1800 रुपये का फेयर वैल्यूएशन मान रही है, तो बाईबैक कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा बाईबैक अनाउंस होने के बाद इनका जो 2 लाख वाली कैटेगरी डिसाइड हो गई, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर जैसे ही अप्रूव करेंगे उसके बाद इनका निकलेगा रिकॉर्ड डेट। जिस दिन का रिकॉर्ड डेट है, जैसे मान लो कि 30 सितंबर का रिकॉर्ड डेट निकल के आया, 30 सितंबर का रिकॉर्ड डेट निकल के आया, तो 1 अक्टूबर को अपने को पता चल जाएगा कि कितना एंटाइटलमेंट है, कंपनी कितना लेने वाली है, कंपनी के पास एक्सेप्टेंस रेशियो या एंटाइटलमेंट रेशियो कितना आया। सपोज दैट कि अगर 25% का एंटाइटलमेंट रेशियो आता है तो हम लोग 40% माल रखेंगे और नेक्स्ट डे ही 60% माल बेच देंगे, तुरंत का तुरंत ही,
ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि जितना एंटाइटलमेंट आएगा ना, सपोज दैट 25% एंटाइटलमेंट रेशियो आया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि हर कोई रिटेलर माल नहीं देगा बाईबैक में। काफ़ी लोगों का तो बाईबैक लगेगा ही नहीं, काफ़ी लोगों को तो आइडिया ही नहीं है कि बाईबैक होता कैसे। तो उस केस में क्या होगा कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो तो बढ़ जाएगा, और अगर एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ता है, 25% का एंटाइटलमेंट आ गया, तो ये मान के चलो कि 40% तक कंपनी माल लेके चली जाएगी। 40% तक अगर 50 से 60 शेयर लेके जाती है, तो वो मेरे हिसाब से एकदम इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे बेस्ट केस बन जाता है। सपोज दैट मेरे पास 10 अकाउंट है, मैं दी वेरी फर्स्ट तो क्या करूँगा, आज की डेट में मेरे पास तो फ्यूचर के लॉट खड़े, ठीक है, फ्यूचर के लॉट खड़े, मेरे को 1150 शेयर्स लेना है। मैंने क्या किया, 3 फ्यूचर के लॉट खड़े कर लिए 400 शेयर के, मतलब 1200 शेयर मैंने फ्यूचर लॉट खड़ा कर लिया। अब रही बात दूसरी, जब भी रिकॉर्ड डेट आएगा उससे पहले मैं डिलीवरी में कन्वर्ट करवा लूँगा, अदरवाइज मार्जिन पेटे मेरा पड़ा है। और बाई चांस अगर बाईबैक से पहले ही 1600-1700 का भाव हो जाता है, अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, निकलेंगे, बात खत्म। अपने को फिर आईपीओ ये बाईबैक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ में आई चीज़। और उसके अलावा रही बात दूसरी, ज़्यादा सेफ होना है, फ्यूचर का लॉट खड़ा है तो साथ में पुट ऑप्शन खड़े कर लो, थोड़ा सा प्रीमियम दे दो, नीचे जाएगा तो भी आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। यहाँ पे वैसा कोई भी सीन नहीं है कि नहीं हर कोई बता दे कि नहीं ये नीचे जा ही नहीं सकता, वो कोई सीन नहीं है, नीचे भी जा सकता है। तो पुट ऑप्शन आप अपना प्रीमियम भी खड़ा कर सकते हो, वो और ज़्यादा सेफ वाली कैटेगरी हो गई। अगर आप डिलीवरी में उठाते हो, सपोज दैट कि आप हर एक अकाउंट में 111-115 शेयर के हिसाब से अगर डिलीवरी में भी उठाते हो, तो उस हिसाब से आप पुट ऑप्शन के लॉट खड़े कर लो, ताकि आप वहाँ पे सेफ हो जाओ। 1500 शेयर का अगर मैंने 1500 रुपये के भाव पे किया है, तो 1500 का ही मैं पुट ऑप्शन खड़ा कर लूँगा। अगर 10-20 रुपये प्रीमियम पे मेरे को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा हो जाएगा कि मैं हैज कर चुका हूँ वो कंडीशन, ठीक है, वो चीज़ समझ में आई। तो उस हिसाब से मेरा इजी वे में काम होता रहेगा, और कहीं ना कहीं ये एक सेफ बैट मेरे को लग रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं तो हर एक अकाउंट में कम से कम 2 लाख का मान लूँगा 115 शेयर के हिसाब से। वैसे तो ऑलरेडी 3 फ्यूचर के लॉट मेरे खड़े हैं, तो अगर ज़्यादा अकाउंट है तो आप फ्यूचर के लॉट खड़े कर लो, जिस दिन रिकॉर्ड डेट आए उससे पहले आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर लो, डिलीवरी में कन्वर्ट कर लोगे और उसके बाद बाईबैक वाला एडजस्टमेंट कर लो। तो मेरे हिसाब से 90% मेरे को यहाँ पे ये श्योरिटी लग रही है कि आपको लॉस तो नहीं होने वाला, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर देखें 1398 की कोस्टिंग, 1300 रुपये की एवरेज, अगर मैं मान लो बाईबैक के बाद 1300 रुपये की भी कोस्टिंग पकड़ूँ, और मार्केट में आप रिमेनिंग अमाउंट 1500 के भाव से, आज के भाव से भी अगर बेच के रखते हो, तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और रिटेलर का बस नहीं है, वो सबसे बेस्ट बात है यहाँ पे, ठीक है। तो रिटेलर अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती कि नहीं यार एक्सेप्टेंस रेशियो फिर से ख़राब होगा, लेकिन रिटेलर यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं 40% के आसपास दिख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये इस मंदी के माहौल में 3 से 4 रुपये से इंगड़ा ब्याज कमाने का सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। बाकी फिर और डिटेल वाइज समझना हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में कनेक्ट कर लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।